नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का जोगटा एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो साथियों, जैसा आप सब जानते हैं कि जल्द ही आने वाले समय में हिमाचल सबऑर्डिनेट एलाइड सर्विस का एग्जाम होने वाला है। तो इसी एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए जोगटा एकेडमी ने नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जिसका नाम है HP एलाइड एज 50 डे चैलेंज। इसके अंडर वी आर कवरिंग सिलेबस थ्रू MCQs। तो इसमें हम सबसे पहले वी आर ट्राइंग टू कवर प्रीवियस ईयर पेपर्स। पहले प्रीवियस ईयर पेपर्स को हम कवर करेंगे और साइमल्टेनियसली हम करंट अफेयर को भी MCQ फॉर्मेट में करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसी सेगमेंट में आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड MCQs। तो आइडिया बिहाइंड कवरिंग MCQs ऑफ प्रीवियस ईयर इज दैट आप सब जानते हैं कि प्रीवियस ईयर सेट्स द ट्रेंड फॉर अपकमिंग एग्जाम। तो प्रीवियस ईयर हमें एक डायरेक्शन देता है, इसलिए हम सबसे पहले प्रीवियस ईयर के साथ में स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं मनोज शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं इस सेगमेंट में और शुरू करते हैं हमारा आज का ये सेगमेंट जिसमें कि हम टॉप MCQs जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उसके थ्रू कवर कर रहे हैं सिलेबस को इंडियन पॉलिटी के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन फर्स्ट, एक तरफ इंग्लिश में है, दूसरी तरफ हिंदी में आपको सेम क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन है, इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ, कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो किन किन लोगों से मिलकर बना होता है। तो दोस्तों, इलेक्टोरल कॉलेज मीन्स हु ऑल कैन वोट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। कौन कौन वोट डाल सकता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, उसको कहा जाता है इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो ऑप्शन ए, ऑल द MPs, ऑल द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, सारे के सारे सांसद क्या वोट डाल सकते हैं। ऑल द मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, यानी सारे के सारे MLAs, विधायक, क्या सारे के सारे विधायकगण वोट डाल सकते हैं। सी ऑप्शन, ऑल द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, क्या राज्यसभा और लोकसभा के दोनों चुने हुए सदस्य सांसद वोट डाल सकते हैं। एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, तो ये कह रही है कि सारे के सारे चुने हुए इलेक्टेड MPs और MLAs वोट डाल सकते हैं। एंड डी, नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर विल बी सी, ऑल द इलेक्टेड MPs एंड MLAs कैन वोट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो आपको ध्यान देना है कि ऑल द इलेक्टेड, ओनली इलेक्टेड MPs और MLA कैन वोट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड नॉट द नॉमिनेटेड वन। जो नॉमिनेटेड है आपके MPs वो वोट नहीं डाल सकते, सिर्फ और सिर्फ ये डाल सकते हैं। तो आंसर विल बी सी, संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। ओके, सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, in the 73rd amendment, 73rd constitutional amendment, 1/3 seats for women are reserved in पंचायत अंडर which article। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो 73rd संविधान संशोधन है which is about 11th schedule एंड इट टॉक्स अबाउट पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। आप सब जानते हैं 11th शेड्यूल ऐड करा गया है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा, और ये बात करता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में पंचायत एट एवरी लेवल वुमेन के लिए रिजर्वेशन दी गई है। कितनी रिजर्वेशन? 1/3 सीट्स की रिजर्वेशन दी गई है, मेंबर्स और चेयरमैन दोनों लेवल पर। तो पूछा गया है कि जो ये रिजर्वेशन दी गई है ये किस अनुच्छेद, किस आर्टिकल के अंडर रिजर्वेशन दे दी गई है। 243A, B, C एंड D। तो आप एक ऑप्शन को देखकर ये ट्रेंड, ये डायरेक्शन देख सकते हो कि कितने क्लोज ऑप्शंस दिए जा रहे हैं। तो दोस्तों
क्वेश्चन बड़ा सिंपल है बट जो ऑप्शन है इट इज मेकिंग इट कॉम्प्लिकेटेड, है ना। इसलिए आपको आर्टिकल के अंडर भी सब जो पार्ट है उसका क्लॉज भी एग्जैक्ट याद होना चाहिए। तो इसका जो आंसर है वो है आपका 243D। जो 243D है वो बात करता है 1/3 रिजर्वेशन की महिलाओं के लिए। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स द डेफिनेशन ऑफ मनी बिल? जो मनी बिल की डेफिनेशन है क्या कॉन्स्टिट्यूट करती है, इनमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो दोस्तों आप सब जानते हैं मनी बिल का आर्टिकल कौन सा है, 110, जो आपका धन विधेयक है, ठीक है, 110 अनुच्छेद है। तो देखते हैं ऑप्शन। फर्स्ट, इम्पोजिशन, एबोलिशन, अल्टरनेशन इन दी रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स, रेगुलेशन, बोरोइंग ऑफ मनी, appropriation of money out of consolidated fund of India and D all of the above। तो मनी बिल जब आप वाइड इसकी एक किस्म से क्लॉज बाय क्लॉज रीडिंग करेंगे तो आप पाएंगे कि ऑल दी ऑप्शंस आर करेक्ट। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी इसका सही जवाब है। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following Constitutional Amendment Act restricted the size of Council of Ministers to 15% of total members of Lok Sabha? यानी निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जो आपका मंत्री परिषद है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, उसकी संख्या को फिक्स करा गया है और वो कितना है, वो है 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा। तो दोस्तों इसका सही जवाब है आपका 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2001। जो 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था इसने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्री परिषद की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है वो फिक्स कर दी थी 15%, 15% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा, यानी जितनी लोकसभा की स्ट्रेंथ है उस स्ट्रेंथ के 15% ही टोटल सदस्य हो सकता है मंत्री परिषद में। ओके, सो करेक्ट आंसर विल बी ए। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट which a candidate contest election for the post of president and vice president of India has to tender? यानी जो भी आदमी उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा है, लड़ रहा है, उसको एक सिक्योरिटी की तरह एक राशि जमा करनी पड़ती है। तो वो कितना अमाउंट है, तो 25,000 और 2 के लिए पूछा गया है, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। तो दोस्तों सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट करना होता है विद दी RBI। जो भी कैंडिडेट इलेक्शन लड़ना चाहता है, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के लिए सेम अमाउंट रखा गया है विच इज 15,000 अमाउंट उसको जमा करना पड़ता है विद दी RBI। और जो जीतेगा तो एक ही कैंडिडेट, बट जो कैंडिडेट हारेंगे उनका ये वाला अमाउंट वापस उनको रीइम्बर्स होता है, वापस मिलता है, एक्सेप्ट इन वन कंडीशन। अगर उस कैंडिडेट को टोटल पोल्ड वोट से 1/6 कम वोट मिले हैं तो इसको ये वाला अमाउंट वापस नहीं मिलेगा और इसी को कहा जाता है आम भाषा में कि भाई उसकी तो जमानत जब्त हो गई। तो जमानत जब्त होना और कुछ नहीं है, जो कैंडिडेट हारा है उसको टोटल पोल्ड वोट, जितने टोटल वोट पड़े थे उसके 1/6 से भी कम वोट पड़े हैं, इसलिए उसकी जमानत जब्त होगी, यानी उसके ये वाले 15,000 वापस नहीं होंगे। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Which article of Indian Constitution mention about President's power of pardon? यानी राष्ट्रपति की जो क्षमा की शक्ति है
वो किस अनुच्छेद, किस आर्टिकल के अंडर मेंशन करी गई है। तो दोस्तों आप सब जानते हैं राष्ट्रपति के पास अलग अलग टाइप की पावर्स है, उसमें से एक पावर आती है जुडिशियल पावर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति की न्यायपालिका वाली शक्तियां। तो वो वाली शक्तियां किस आर्टिकल के अंडर लिखी गई है, तो वो वाली शक्तियां आपकी लिखी गई है आर्टिकल 72 के अंडर, जो कि आप जानते हैं देयर आर 5 वेज, 5 तरीके से राष्ट्रपति जी अलग अलग तरीके से, जैसे कम्यूट है, रिस्पाइट है, आपका पार्डन है, और ये अलग अलग तरीके हैं जिसके थ्रू राष्ट्रपति जी माफ कर सकता है किसी की सजा को। तो ये 72 आर्टिकल में प्रेसिडेंट के पास ये वाली पावर मेंशन करी गई है, और सेम पावर, सेम समाधान शक्तियां 161 आर्टिकल के अंदर दी गई है गवर्नर को। तो गवर्नर भी किसी की सजा को माफ कर सकता है, बस उनके लिए आर्टिकल स्टेट वाली जो लिस्ट है वहाँ पे दिया गया होगा, वो होगा 72, और इस केस में प्रेसिडेंट के पास है 72 और गवर्नर के पास है 161। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360 हैज बीन इम्पोज्ड इन इंडिया इन द ईयर। तो पूछा गया है कि भारत में जो वित्तीय आपातकाल है वो किस वर्ष लागू किया गया था। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं 4 ऑप्शन। तो दोस्तों फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाती है जब देश में फाइनेंशियल क्रंच हो जाए, बहुत ही फाइनेंशियल वित्तीय हालात अच्छे नहीं है, बहुत ही ऑड हालात है। तो आप सबको पता है कि आज तक इन इंडिया फाइनेंशियल इमरजेंसी हैज़ नेवर बीन इम्पोज्ड, आज तक कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगाई गई है। तो आंसर होगा नन ऑफ दी अबव, आज तक नहीं लगाई गई है। हाँ, जो नेशनल इमरजेंसी है आर्टिकल 352 के अंदर, वो आज तक 3 बार लगाई गई है, और जो 356 स्टेट या कॉन्स्टिट्यूशनल या प्रेसिडेंट रूल बोलो आपको, वो तो बहुत ही एन नंबर ऑफ टाइम अब लग गई है। तो इसका फाइनेंशियल इमरजेंसी का आंसर होगा डी। ओके, मूविंग ऑन। In which case did Supreme Court give the doctrine of basic structure, यानी मूल संरचना का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस मामले में, किस केस में दिया गया है। केशवानंद भारती केस, गोलकनाथ, इंदिरा साहनी केस, या फिर शंकरी प्रसाद केस। आप सब जानते हैं कि जो केशवानंद भारती जी केस 1973 हुआ था, इस केस की सबसे आज तक के इंडिया की हिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट केस है। केशवानंद भारती जी जो ये केस हार गए थे, बट लाइफ टाइम के लिए वो अमर काल के लिए उनका नाम जिंदा होगा। अनंत काम नाम उनका जो नाम है वो हमेशा इस केस के थ्रू जो भी आदमी संविधान पढ़ेगा वो हमेशा याद रखेगा। तो ये केस जो कि 7:6 आपकी इसकी रूलिंग हुई थी, तो इसने इट लेज दी फाउंडेशन फॉर थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है वो जुडिशियल की बातें हैं, किसी और लेक्चर में देखेंगे। अभी के लिए केशवानंद भारती ने वो वाला डॉक्ट्रिन, जुडिशियल जो आपका बेसिक स्ट्रक्चर वाला डॉक्ट्रिन है वो इन्होंने रखा था, मूलभूत संरचना संविधान की। ओके, मूविंग ऑन। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस डील्स विद, यानी जो आपका इंदिरा साहनी केस है सुप्रीम कोर्ट में, इंदिरा साहनी वर्सेस भारत सरकार जो केस हुआ था, ये इनमें से किस से संबंधित है। सबसे पहला रिजर्वेशन फॉर ओबीसी, रिजर्वेशन फॉर SC ST, रिजर्वेशन इन प्रमोशन, या रिजर्वेशन ऑफ मुस्लिम। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है रिजर्वेशन फॉर ओबीसी। इंदिरा साहनी केस के बारे में अगर हम बात करें तो इंदिरा साहनी केस क्या हुआ था कि जो नरसिम्हा राव सरकार ने एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करी थी जिसके तहत उन्होंने EWS को 10% रिजर्वेशन दी थी और ओबीसी को भी रिजर्वेशन दे दी गई थी। ठीक है, तो उस रिजर्वेशन में ये चैलेंज किया था, तो उसमें उन्होंने ओबीसी की रिजर्वेशन को अपहेल्ड किया था, बट ओबीसी में उन्होंने एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था नॉन क्रीमी लेयर वाला। नॉन क्रीमी लेयर वाला कंसेप्ट ओबीसी के केस में किया था इंट्रोड्यूस, और EWS को उन्होंने उस समय स्क्रैप कर दिया था। तो ये था आपका इंदिरा साहनी
इंदिरा साहनी केस। ओके, मूविंग ऑन टू आवर लास्ट क्वेश्चन। ये सबसे लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज के वीडियो का। विच ऑफ द फॉलोइंग आर अ स्टैट्यूटरी बॉडी? निम्नलिखित में से कौन सी वैधानिक निकाय है? तो 4 बॉडीज दी गई है, आपको बताना है स्टैट्यूटरी कौन सी है और स्टैट्यूटरी कौन सी नहीं है। यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी जो ग्रांट कमीशन है, दूसरा ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन जो राजभाषा आयोग है, तीसरा रेलवे बोर्ड यानी, और चौथा एटॉमिक एनर्जी कमीशन जो परमाणु ऊर्जा आयोग है। तो दोस्तों सबसे पहले व्हाट इज स्टैट्यूटरी बॉडीज? वैधानिक निकाय है क्या? तो ऑल दी बॉडीज विच हैव बीन क्रिएटेड बाय अ लॉ ऑफ पार्लियामेंट, ऐसी बॉडी जिनको कि संसद के किसी कानून के द्वारा बनाई गई है, उनको हम कहते हैं वैधानिक या स्टैट्यूटरी बॉडीज। स्टैट्यूटरी मीन्स स्टैट्यूट। स्टैट्यूट इज जस्ट अनदर सिनोनिम ऑफ लॉ, है ना। इसीलिए इनमें से ऐसी बॉडी कौन सी है जो स्टैट्यूट किसी पार्लियामेंट के लॉ के द्वारा बनाई गई है? तो करेक्ट आंसर यूजीसी भी पार्लियामेंट, यूजीसी और रेलवे बोर्ड एंड एटॉमिक एनर्जी कमीशन जो आपका ऑफिशियल लैंग्वेज कॉन्स्टिट्यूशन है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज आर दो बॉडीज which are mentioned in Indian Constitution itself under a specific article। यानी संवैधानिक बॉडीज वो होती है जो कि संविधान में ही जिनका वर्णन होता है और जो पावर भी संविधान से ही डिराइव करते हैं। इसीलिए 2 को छोड़कर सारी की सारी बॉडीज क्या है आपकी स्टैट्यूटरी बॉडी। तो आंसर होगा आपका 1, 3 and 4 दैट इज बी। तो ये थे दोस्तों हमारी आज की पॉलिटी की प्रीवियस ईयर सेगमेंट के साथ। आपको हमारा ये सेशन कैसा लग रहा है, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है, हमें ज़रूर कमेंट करके अपने रिव्यू दे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।